नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस में मंथन, 24 पर चिंतन। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। मोदी की गारंटी और शिवराज सिंह की मेहनत का असर यह हुआ कि कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई। अब कांग्रेस के भीतर चिंतन मंथन शुरू हो गया है। हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है तो बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में भी जुट गई है। इधर कमलनाथ कह रहे हैं वो दिल्ली नहीं जाने वाले। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस करारी शिकस्त के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की क्या भूमिका रहेगी और विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस किस पर फोड़ेगी। सवाल तो यह भी है कि इस प्रचंड जीत का फायदा बीजेपी को 2024 में कितना मिलेगा। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर डबल इंजन की सरकार, कांग्रेस को मिली करारी हार। मिशन 2023 के बाद अब 24 की तैयारी। शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन जारी। मध्य प्रदेश भगवामय हो गया है। बीजेपी ने 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की। लाडली लहर में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। कांग्रेस के युवा और दिग्गज नेता भी अपनी सीटों को नहीं बचा सके और मोदी मैजिक के आगे उनके किले भी ढह गए। 2003 के बाद प्रदेश में कांग्रेस की ये सबसे शर्मनाक हार रही। हालांकि इस हार को लेकर अब कांग्रेस के भीतर मंथन शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाएगी। कमलनाथ और दिग्विजय जैसे दिग्गज नेताओं की आगे क्या भूमिका होगी। क्या कमलनाथ दिल्ली का रुख करेंगे। हालांकि कमलनाथ ने दो टूक कह दिया है कि वो दिल्ली नहीं जाने वाले, यही रहकर हार की समीक्षा करेंगे। मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली। कल मैं सब उम्मीदवारों को बुलाया, नीचे ले रहे यार। पहले मैं उनकी बात सुना, हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। इधर बीजेपी मिशन 2023 के बाद 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कुशल रणनीति और मोदी शिवराज के चेहरे पर एमपी की जनता से जो बहुमत मिला उसे बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी और इसको लेकर अब वो प्रदेश भर में नमो अभियान भी शुरू करने जा रही है। वहीं बीजेपी नेता 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित है। वो 2024 में फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन है ये देखा जा रहा है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत से जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, वहीं कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है। लेकिन कांग्रेस की इस हार की जिम्मेदारी कमलनाथ लेंगे या दिग्विजय सिंह, ये भी देखना होगा, क्योंकि कमलनाथ तो पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो क्या हार की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय के पास है और क्या उनके सिर ही इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वंदना त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आनंद जैन, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या कमलनाथ की भूमिका इस करारी हार के बाद बदलेगी या बदल देनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और हार की समीक्षा करूंगा। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए ब्रजेश जी, कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था कि मैं भोपाल रहूंगा, तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव तक उनकी भूमिका रहेगी। ये मान के भी चल रहे थे लोग। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कमलनाथ नहीं तो कौन? ये बड़ा सवाल है कांग्रेस के अंदर कि क्या कांग्रेस में जो गुटबाजी थी, हार जीत चुनाव एक अलग मसला है ब्रजेश जी, लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी थी उसे तो कमलनाथ ने खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। और वर्तमान दौर में अगर हम कुछ नेता को छोड़ दें तो दूसरी पंक्ति के हैं, जिनमें अजय सिंह हो सकते हैं, अरुण यादव हो सकते हैं, और भी 2-4 नेता हैं जो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन यह फैसला करना है
राष्ट्रीय नेतृत्व को। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व कमलनाथ के ही सहारे आगे बढ़ेगा या उस दल से मुकाबला करेगा जिसने 164 सीटें जीती हैं? एक नए तरह का इतिहास रचा है उसने, क्योंकि 2003 के बाद इतनी बड़ी जीत दूसरी बार हुई है बीजेपी की। और जहां तक आपने कहा कि कमलनाथ को क्या करना चाहिए, ये उनका फैसला है, लेकिन वर्तमान दौर की जो राजनीति है ब्रजेश जी, वो युवाओं की राजनीति है। मैं ये कहता हूं अनुभव भी जरूरी है, लेकिन भाग दौड़ भी आवश्यक है। इसको एक तुलना करके जब हम देखते हैं कि बीजेपी आपके सामने है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बूथ विस्तारक अभियान में जुटते हैं तो 7 दिन में 4,500 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। तो क्या कांग्रेस के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए? जब तक आप कार्यकर्ता में जोश नहीं भरेंगे, कार्यकर्ता के बीच नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी को बहुत मजबूती से खड़ा करना कठिन काम लगता है। तो आनंद जी, बड़ा कठिन काम है और इस संकट के दौर से गुजर रही है कांग्रेस। युवाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में वही होता रहा जो कमलनाथ चाहते हैं और जो चाहते रहे हैं। संदीप जी भी कह रहे हैं एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि गुटबाजी खत्म कर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा। तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कोई मौका नहीं मिलेगा, कमलनाथ ही नेतृत्व करेंगे। देखिए, ये तो सब एआईसीसी हमारे दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे, पर ये बात सही है कि हारने के बाद एकदम कोई भी जवाबदारी छोड़ के जाना कांग्रेस की परंपरा नहीं है। तो कमलनाथ जी ने अपना वक्तव्य में सही कहा कि मैं एकदम कोई छोड़ के जा नहीं रहा हूं, मैं पूरी हार की समीक्षा करूंगा, पार्टी के लिए, संगठन के लिए वापस काम करेंगे और पार्टी को एकजुट रखकर आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो कमलनाथ जी का जो वक्तव्य है वो इस मामले में सही है कि मैं अभी दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं भोपाल रहकर ही पार्टी की सेवा करूंगा जैसा वो करते हैं। लेकिन जब लग रहा था कि सत्ता में आप आ सकते हैं, आने वाले हैं, ऐसी संभावनाएं थी, और जिस तरह से हार हुई है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक निराशा छाई होगी। और बीजेपी हम देख रहे हैं कि 2024 की तैयारी में जुट गई है, बूथ पर जाने की बात कर रही है। और आप अपने कार्यकर्ताओं की निराशा कैसे दूर करेंगे यदि कुछ बड़े बदलाव नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं देंगे तो? नहीं, बदलाव से मैसेज नहीं जाता है। हार जीत अपनी जगह है, संगठन अपना काम कर रहा है, हार जीत का फैसला तो जनता करती है। तो हम ऐसा कैसे आप मान रहे हैं कि हम कोई नया संदेश नहीं देना चाहते? उसके लिए अभी समय है, हार की समीक्षा होगी, सब चीजों पे चर्चा होगी बिंदुवार। उसके बाद हमारा जो ऑल इंडिया का संगठन है, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, दूसरी लाइन में सुरेश पचौरी, अरुण यादव, बहुत सारे हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यदि जीत का सेहरा किसी के सिर पर बनता है तो हार का भी बनता है। हार जिम्मेदारी क्या होती है? पूरी कांग्रेस पार्टी हारी है, सबने मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, नेताओं ने मेहनत की है, हर विधानसभा विधायकों ने मेहनत की है। तो हार की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है? जब जीतते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो इसमें हार की जिम्मेदारी सभी लोगों की जवाबदारी है। तो सबने अपना काम किया पर जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया, ये मान्य है। तो जनता ने स्वीकार किया नहीं आपको, ये आपने मान लिया। वंदना जी, लेकिन जिस तरह से आपको सफलता मिली है 2024 में, उसको बरकरार रखने के लिए भी आपके सामने चुनौती है। वो टेम्परामेंट कैसे बरकरार रख पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं में, जो जोश आपने भरने के लिए बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा था? सभी को नमस्कार। और भाजपा की ऐतिहासिक जो विजय हुई है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में। जी बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इतिहास रचा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था कल भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 3 राज्यों में एक साथ अपनी सरकार बनाना कोई मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में इतनी ताकत होगी, केंद्रीय नेतृत्व में इतनी ताकत होगी कि हमने 3 राज्य एक साथ जीत लिए और वो भी बहुमत की सरकार बनाई है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर किसी का है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि मोदी मैजिक ने सबसे ज्यादा काम किया है। जनता के दिल में किस प्रकार मोदी जी बसे हुए हैं कि जनता ने सिर्फ और सिर्फ ये स्वीकारा है कि मोदी जी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी विकास की जो रेल है उसे किस तरह से दौड़ा रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन इतनी उम्मीद तो आपको भी नहीं थी, शायद डरे हुए थे पहले
जो सीएम फेस जो है घोषित नहीं किया आपने, जिस तरह से दिग्गजों को उतारा, ये डर तो दिख रहा था ना पहले। देखिए, दिग्गजों को उतारना या किसे चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना, ये किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला होता है और ये संगठन का विषय होता है, किसी भी पार्टी संगठन का विषय होता है। और संगठन जो भी निर्णय लेता है वो उसके कुछ नियमावली होती है, उस नियमावली अनुसार वो निर्णय लिए जाते हैं। अगर पार्टी को ये लगा कि दिग्गजों को लड़ाना चाहिए, तो अब देखिए जो दिग्गज थे हमारे वो सब जीत भी चुके हैं, तो कोई ये तो कह नहीं सकता है कि हमारे दिग्गजों में इतना दम नहीं था कि वो जीत ना पाए। हमारे दिग्गजों ने चुनाव जीत के सारे जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे उनसे लगाम लगा दी है। रही बात अगर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, तो हमारे कार्यकर्ता इतने जोश से भरे हुए हैं, बूथ विजय संकल्प ने कहीं ना कहीं हमें विजय दिलाई है। और आपने देखा हमने प्रत्येक बूथ जीतने की कोशिश करी, और जिन बूथों को हमने नहीं जीता है 2024 के लिए, जैसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मानना है कि हम 2024 के चुनाव के लिए बूथ जो हमारे जो हारे हुए बूथ है उनकी समीक्षा करेंगे, वहां पे बैठ के करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज थी, कौन सी कमी रह गई थी कि वो बूथ हम नहीं जीत पाए। तो हमने उसके लिए एक अभियान चलाने की भी एक योजना बनाई है, बूथ बूथ पर मोदी। तो इस तरह से हम अभियान जैसे विजय संकल्प चलाते थे, बूथ बूथ पर मोदी अभियान चलाएंगे। और हमारी पार्टी का हमेशा से एक संस्कृति रही है कि ना हम जीत का दम भरते हैं, ना हार का उपहास करते हैं। तो हम अभी भी जीत का दम नहीं भर रहे हैं और ना ही किसी पार्टी की हार का उपहास कर रहे हैं। हम चरैवेती से चलने वाली पार्टी है। कल हमने अपना इतिहास रच दिया है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने की तैयारी में पार्टी आज से। तो संदीप जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी 24 की तैयारियों में जुट गई है, दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देख रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि अब उसको संगठन मजबूत करने की, जो कमलनाथ भी बार बार कहते रहे हैं पूरे 5 साल कि हमें बीजेपी के संगठन से लड़ना है, समय आ गया है कि कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। और जब जीत का सेहरा कमलनाथ के सिर पे बनना था, तो हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, ये बात एक अलग है कि कौन क्या तय करता है। देखिए, कोई भी हो, अच्छा गप करके और कड़वा थूक करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है और है, करते हैं। लेकिन ये उस राजनीतिक दल का मसला है, मेरा अपना मानना है। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही संगठन वाली, ब्रजेश जी, संगठन अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आप जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे, और जब आप जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। और वो राजनीतिक दल जो चुनाव नहीं जीतता है वो धीरे धीरे शनय वो बहुत कमजोर हो जाता है। मुझे लगता है कि आज जरूरत कांग्रेस को अपने संगठन को जमीनी स्तर पर खड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन प्लान करेगा कौन? ब्रजेश जी, जहां सत्ता मिलती है राजनीतिक दल को, वो संगठन को मजबूत करना उसके लिए आसान होता है। 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही, वहां संगठन मजबूत है, भले वो चुनाव हार गए। लेकिन मध्य प्रदेश में आप 20 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश उत्साह भरने के लिए आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भोपाल में बैठ के संगठन मजबूत नहीं होगा ब्रजेश जी, कुछ इलाकों में घूमकर संगठन मजबूत नहीं होगा। आपके पास ऐसे नेताओं की जरूरत है या ऐसे लोगों को जमीन पर उतारने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास युवाओं की एक बड़ी टीम है, लेकिन कुछ बुजुर्ग नेता इन युवाओं को रोकने की ठान चुके हैं। ये नुकसान है कांग्रेस का। लेकिन संदीप जी, आपने कहा कि जब सत्ता में होते हैं संगठन को मजबूत करते हैं। हम तो देखते आ रहे हैं कि सत्ता में होने से ही संगठन कमजोर हो जाता है। चाहे बीजेपी के संगठन को देखो, बाद में मजबूत करने की कोशिश की उन्होंने 2018 के बाद, या दिग्विजय सिंह शासनकाल को देखिए आप कि संगठन में किस तरह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो संगठन कमजोर होता है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपकी जो राय है उससे विपरीत, कि जब सत्ता में होते हैं तो संगठन कमजोर हो जाता है अपने आप, उसमें लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। देखिए ब्रजेश जी, आप लड़ाई की बात कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके राजनेता मजबूत होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनकी जनता और कार्यकर्ता के बीच पूछ परख पड़ती है, और
जब वो सत्ता में रहते संगठन की बहुत ज्यादा उपयोगिता महसूस नहीं करते राजनीतिक दल, क्योंकि वो सत्ता में है। सत्ता के बाहर होने के बाद ही संगठन की ज्यादा जरूरत होती है। तो वही नेता जो सत्ता में रहते हुए मजबूत होते हैं वो संगठन के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी दोनों तरफ बढ़ती है, सत्ता में लोग रहते हैं वो और संगठन के। इनके यहां दो धाराएं चल रही हैं, कांग्रेस में तो धाराओं की परंपरा खत्म हो गई ब्रजेश जी। और हमने तो देखा है कि बीजेपी के हर जिले में आपको कार्यालय मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले सत्ता में रही कांग्रेस के तमाम जिलों में कार्यालय तक नहीं मिलते हैं। तो आनंद जी, कांग्रेस की जो कमजोरी है या कांग्रेस कमजोर हुई है, उसकी वजह भी कांग्रेस के नेता ही है ना। संसाधन कैसे जुटा पाए हैं आप? कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में कहा था कि हर जिले में हम कार्यालय खोलेंगे। इससे पहले भी चाहते तो आप खोल सकते थे। कई जगह किराए के मकानों में चल रहे हैं या नेताओं के घरों में चल रहे हैं। देखिए, वो 20 साल का बात है। 20 साल में हमने राज्य में शासन नहीं किया है, तो जैसा भी उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में रहती है तो सब मजबूती रहती है। जब हम 20 साल से सत्ता में नहीं है तो पार्टी की मजबूती मध्य प्रदेश में कैसे होगी? पहली बात। दूसरी बात, संगठन से चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमने संगठन स्तर पर पूरा काम किया। विधानसभा चुनाव में हर ब्लॉक, हर बूथ स्तर तक हम पहुंचे हैं। और रही संगठन की बात, तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में कहां गया उनका संगठन? कर्नाटक में कहां गया? अगर आप सिर्फ उसकी बात करते हैं, देखिए चुनाव जीता जाता है जनता के उस पे, संगठन अपना काम करता है, विधायक अपना काम करता है, पार्टी अपना काम करती है, जीत डिसाइड करने का काम जनता करती है। इसलिए ये दोनों चीजें आप उसको क्लब मत करिए कि हमारा संगठन आपके नेता ही कहते हैं, कमलनाथ जी कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि संगठन हमारा लड़ने की क्षमता नहीं है, उनसे कमजोर है बीजेपी के संगठन से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्या ही बयान है उनके। कभी नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन बीजेपी से कमजोर है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा संगठन अपना काम करता है, बीजेपी का संगठन अपना काम करता है और संगठन से चुनाव का लेना देना नहीं है। क्योंकि चुनाव जनता डिसाइड करती किसको जिताना किसको नहीं जिताना। दोनों पार्टियां अपना अपना काम करती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस का कोई कंपैरिजन आप मत करिए। हमने अपना काम किया है, बीजेपी अपना काम करती है। इसलिए बाकी जीत हार तो जनता के हाथ में। जीत हार तो जनता के हाथ में संदीप जी। लेकिन जो आप कह रहे थे संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती क्या? हालांकि आनंद जी ने खारिज कर दिया, अभी वो बयान तत्काल मैं सुना नहीं सकता हूं, मेरे लाइब्रेरी में होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। कई बार कह चुके हैं कमलनाथ जी। तो जो कांग्रेस की और बीजेपी की शैली हम देखते हैं अलग अलग है। वहां नेताओं के पीछे कार्यकर्ता चलते हैं, संगठन के पीछे कार्यकर्ता चलते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बदलाव का समय आ गया? नेता छोड़कर चले जाते हैं तो कार्यकर्ता भी चले जाते हैं। अभी संगठन की अगर बात करें बीजेपी की, तो जितने टिकट बटे, क्या संगठन से पूछ के बटे ब्रजेश जी? इतने मंत्रियों को टिकट दिए गए, मंत्रियों को नहीं मालूम था, ना संगठन को मालूम था। सीधे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ऑर्डर हुए और उन लोगों को टिकट मिले। तो फिर ये संगठन की भूमिका कहां गई? अगर संगठन की बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं, सर्च की बात करते हैं, तो जितने लोग जीते हारे उनको मालूम ही नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है। तो फिर संगठन की भूमिका, संगठन उनके लिए जुटा तो फिर बाद में उनके लिए हर कार्यकर्ता काम तो करा ना। देखिए, अगर जीत गए तो ये सब बातें प्लस हो जाती है, अगर हार जाते तो ये सब बेईमानी बातें हैं। तो संदीप जी, संगठन का कोई रोल नहीं होता आनंद जी की माने तो। जैसे मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब क्या कि मोदी जी अगर चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया है अभी के चैनल पे। तो अब इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, जब जो लीडर जब देखते हैं जी ब्रजेश जी, मैं देखिए अब मैं जैन साहब की बात का ना खंडन में जा रहा हूं ना समर्थन में, लेकिन कमलनाथ जी स्पष्ट तौर पर कहते रहे हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। ये बयान एक बार नहीं, दसियों बार उनके बयान है। ठीक है, वो जैन साहब का अपना तर्क है उसमें, लेकिन ब्रजेश जी बगैर संगठन के मैं इसमें जो बीजेपी को सफलता मिली इस चुनाव में और कांग्रेस की हार हुई, उसका बड़ा कारण यही है। अब कांग्रेस माने या ना माने, क्योंकि कांग्रेस ये सोच के चुनाव लड़ रही थी कि जनता जिताएगी। मैं ये मानता हूं कि जनता वोट देती है, जनता लड़ रही है उनका चुनाव। नहीं, जनता को तैयार कौन करता है? जनता का मानस कौन बनाता है? अगर आप भोपाल से बात कह देंगे या दिल्ली से बात कह देंगे तो जनता तक बात पहुंचाने के लिए संगठन की जरूरत है ना, कार्यकर्ता की।
मेरा अपना मानना है कि वो राजनीतिक दल लंबी पारी खेलता है जिसका संगठन मजबूत होता है। जैन साहब को भी याद होगा कि राजीव गांधी के काल में, श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, संगठन की क्या स्थिति थी। सेवा दल भी उनका उसी तरह से मजबूत था जिस तरह से संघ का बैक सपोर्ट है। नहीं, संगठन की महत्ता है ब्रजेश जी। अब कांग्रेस अगर ये मानती है कि संगठन की महत्ता की जरूरत नहीं है तो ये कांग्रेस का मसला है, क्योंकि अगर आपकी टीम मजबूत नहीं होगी तो मैदान में जाके आप मैच जीतेंगे कैसे। और उस दल से आपका मुकाबला है जो जीतने के बाद इस बात की समीक्षा करने जा रहा है कि कुछ बूथ पर क्यों हार गया वो। नहीं, उनका लक्ष्य देखिए, जब आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं ब्रजेश जी तो थोड़ा सा कम होता है तो भी आप सफलता पा जाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए कहा जाता है कि आप 80% की कोशिश करिए, वो 60% पा जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि आपको बड़ा टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बीजेपी की यही तो खूबी है। देखिए, राजनीतिक दल की खूबियां और खामियां होती हैं। कांग्रेस के अंदर खूबी है कि उनके यहां सबको अपनी बात खुले तौर पर कहने की आजादी है। बीजेपी में वो आजादी नहीं है। लेकिन तो मेरा अपना मानना है कि संगठन जरूरी है। लेकिन वंदना जी, आनंद जी तो कह रहे हैं कि आपके संगठन की कुछ चलती नहीं है, ऊपर से थोप दिया जाता है, नेताओं को ही पता नहीं रहता कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। असल तानाशाही तो ऊपर से चल रही है। देखिए, मेरी संवेदनाएं आनंद जी के साथ है। वो संवेदना मैडम ऊपर नहीं गए, संवेदना नहीं। आप ऐसा मत करिए, आप अगर जीते हैं तो ऐसा मत करिए, आप इतने शब्दों का इस्तेमाल करिए। इतनी ऐतिहासिक हार के लिए मैं आपको बहुत बहुत विनम्रता के साथ आपसे शोक प्रकट करती हूँ। करती हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी मंथन तक की स्थिति में आ जाए, और ये रिमोट कंट्रोल वाली पार्टी अगर बनी रहेगी तो आप ये मान लीजिए, आनंद जी, ब्रिजेश जी या संदीप जी जो भी हैं, ये बात आज नोट कर लीजिए कि 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी आपको इतिहास के पन्नों पे दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की कमान 2-3 लोगों के हाथ में है, और वो भी वो 2-3 लोग जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे, उसमें से 2 व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनको इन्हें अपनी बागडोर देके रखी हुई है। तो इन्हें युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस सिर्फ ये ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गई। 40% तो मतदाताओं ने उनको पसंद किया ही है ना। वो अतिशयोक्ति की बात नहीं है। देखिए, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाने पे काम, रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के पास है आज भी। जो कुशल नेता है मोदी जी के पास है आज भी। टिकट अमित शाह के हिसाब से बचते हैं। शिवराज जी की कहाँ चली? शिवराज जी को तो लोगों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था। मौका मिलना चाहिए। चलिए वंदना जी, समय की बाध्यता है इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर मंथन करना चाहिए, इस हार की समीक्षा करनी चाहिए, और जो कमलनाथ जी कह भी रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे और वो दिल्ली जाने वाले नहीं हैं, तो क्या इसका ये संकेत माना जाए कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में ही रहेंगे? दूसरी पंक्ति के नेताओं का भविष्य क्या वैसा ही रहेगा जो पिछले 5 साल में देखा है? क्या कांग्रेस इस पर विचार करेगी और नए युवाओं को आगे मौका देगी, ताकि अगली लड़ाई जो 2024 की होने वाली है उसमें उसी जोश और ताकत के साथ कांग्रेस लड़ती नजर आए, या लड़ती हुई दिखाई तो दे जिस तरह से हमने 2023 के चुनाव के पहले माना था या मानकर चल रहे थे कि कांटे का मुकाबला है, टक्कर देगी कांग्रेस। लेकिन जब परिणाम आए तो ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस उड़ गई। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।